गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मानवीन सिंह एडवोकेट, फाउंडर ऑफ लॉ स्कोप। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लॉ स्कोप, जहां पर आपको मिलती हैं जुडिशरी से रिलेटेड सारी लेटेस्ट खबरें। आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिस वीडियो में हम जानेंगे कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के बारे में, यानी कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, जो कि मध्य प्रदेश DLAO का एक स्पेशल सब्जेक्ट है और कई भी और भी बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो आइए आज की वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसके बारे में देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट्स हम लेके आते रहेंगे, इससे आपको प्रॉपर जानकारी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम इस एक्ट के बारे में जानते हैं। इस एक्ट का एक्ट नंबर 66 है 1984 का। राष्ट्रपति की जो एसेंट इसको मिली थी 14 सितंबर 1984 को मिली। इन्फोर्समेंट की बात की जाए तो ये एक्ट होल ऑफ इंडिया पर एक्सटेंड रखता है, उसके साथ साथ अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट को ये इन्फोर्स हुआ। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये 19 नवंबर 1986 को इन्फोर्स हुआ। टोटल चैप्टर 6 हैं, 23 सेक्शंस हैं इसके अंदर। अब बात आती है इस एक्ट के उद्देश्य की, किस पर्पस से इसको बनाया। तो हमने विवाह से संबंधित और कौटुंबिक बातों से संबंधित विवादों में जो विवाद होते हैं उनमें सुलह कराने के लिए, यानी कि उसमें राजीनामा कराने के लिए, और उनका शीघ्र विचारण सुनिश्चित हो सके, शीघ्रता से मामले निपटाए जा सकें, इसके संबंध में हमने इस एक्ट को बनाया है। सबसे पहला चैप्टर इसका जो है प्रिलिमिनरी के बारे में बताता है, बेसिकली सारे सब्जेक्टों में होता है। ऐसा ही इसके अंदर सेक्शन 1 हमें बताता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में। इसका एक्ट का नाम हम जान चुके हैं, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। और एनफोर्समेंट की बात की जाए तो एनफोर्समेंट डेट हम जान चुके हैं, इसकी डेट जो है मध्य प्रदेश के अंदर 19 नवंबर 1986 है। अब सेक्शन 2 की हम बात करें। सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन क्लॉज दे रखे हैं। तो इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन दे रखी हैं, आइए हम एक एक से जानते हैं। सबसे पहले ए नंबर में जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हमें बताती है न्यायाधीश के बारे में। तो न्यायाधीश के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंदर कुटुंब न्यायालय का वो सारे न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश हैं। प्रधान कुटुंब न्यायालय प्रधान न्यायाधीश हैं, अपर प्रधान न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश भी हैं, वो सारे न्यायाधीश वर्ड के अंतर्गत आएंगे। दूसरा हमने वर्ड यूज़ किया है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन से क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं। तो इसमें बताया गया है वो सारी नोटिफिकेशंस जो ऑफिशियल गजट में पब्लिश की जा चुकी हैं, वो इसका मतलब रहेगा। तीसरा हमें इसके अंदर सी नंबर में जो डेफिनेशन मिलती है वो मिलती है विहित, यानी कि प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड वर्ड यदि किसी भी लॉ में यूज़ किया जाता है या कहीं भी यूज़ किया जाता है तो उसका मतलब समझिए कि नियमों द्वारा विहित से तात्पर्य है, यानी कि रूल्स के द्वारा। और इस एक्ट में 3 सेक्शनों में हमें रूल बनाने की पावर मिलती है, सेक्शन 21, 22, 23। 21 में हाई कोर्ट रूल बना सकता है, 22 में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है और 23 में स्टेट गवर्नमेंट। इसके बारे में अभी हम विस्तार से देखेंगे। इसके बाद डी नंबर में डेफिनेशन हमें मिलती है कुटुंब न्यायालय की, यानी कि फैमिली कोर्ट। तो फैमिली कोर्ट से क्या तात्पर्य है, तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो इस्टेब्लिश किया गया कोर्ट है वो कुटुंब न्यायालय माना जाएगा, ऐसे इसकी डेफिनेशन मिलती है। और इसके अलावा लास्ट जो डेफिनेशन क्लॉज हमें मिलता है ई नंबर, उसमें बताया गया है कि जो वर्ड हमने इस एक्ट में यूज़ किए हैं और उसको हमने CPC के अंदर यदि डिफाइन किया है या उनकी डेफिनेशन दे रखी है तो वो डेफिनेशन यहाँ पर भी लागू होगी। ऐसा हमें इसके अंदर डेफिनेशन क्लॉज मिलता है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट होता है, जो हमें बताता है फैमिली कोर्ट के बारे में, यानी कुटुंब न्यायालय के बारे में। और इसके अंदर हमें सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 6 तक प्रोविजन मिलेंगे। तो आइए एक एक से हम सारी चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले सेक्शन 3 हमें बताता है कुटुंब न्यायालयों की स्थापना के बारे में, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट के बारे में। तो इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि कुटुंब न्यायालय की स्थापना कौन कर सकता है। तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श करके अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी भी नगर में या राज्य के किसी भी क्षेत्र को जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वहाँ पर एक फैमिली कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकती है। या कोई अन्य क्षेत्र को भी जहाँ भी उसे आवश्यकता लगता है, ज़रूरत लगती है और ऐसा लगता है कि यहाँ कुटुंब न्यायालय होना चाहिए, वहाँ भी वो कुटुंब न्यायालय स्थापित कर सकती है। दूसरी चीज़ हमें सेक्शन 3 में एक और मिलेगी, वो हमें बताता है कि राज्य सरकार जिस भी जगह
कुटुंब न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश करेगी, उस जगह फैमिली कोर्ट का जुरिडिक्शन भी वो डिसाइड कर सकती है राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से। उसके संबंध में बता सकती है कि ये पर्टिकुलर एरिया में इफेक्ट रखेगा इसका जुरिडिक्शन, इन क्षेत्रों का वो केसेस सुनेंगे। उसके क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, परिवर्तित कर सकती है, ऐसा भी पावर हमें सेक्शन 3 की सबसेक्शन 2 में मिलता है। इसके बाद हम जानते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 हमें बताता है न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में, तो कौन इसका अपॉइंटमेंट करेगा, कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सेक्शन 4 में सबसे पहला बात आती है कि जो नियुक्ति की जाएगी राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से की जाएगी। दूसरा चीज़ इसके अंतर्गत आएगी, बेसिक हम पॉइंट बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम से पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ इसके अंतर्गत आती है कि राज्य सरकार जो होगा या राज्य सरकार जो होगी उच्च न्यायालय की सहमति से एक प्रधान न्यायाधीश और अन्य अपर प्रधान न्यायाधीशों को नियुक्त करेगी। ऐसा वो कर सकती है, ऐसा हमें इसके अंदर रूल मिलेगा। दूसरा, प्रधान न्यायाधीश जब भी अनुपस्थित होगा तो उसकी अनुपस्थिति में उसकी जगह कार्य कौन करेगा, अपर प्रधान न्यायाधीश। यानी कि प्रत्येक फैमिली कोर्ट में एक प्रधान न्यायाधीश होगा और बाकी सब जो न्यायाधीश और भी हो सकते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा है, जिला बड़ा है, तो और भी हम न्यायाधीश अपॉइंट कर सकते हैं, तो वो कौन होंगे, अपर प्रधान न्यायाधीश। उनको अपर प्रधान न्यायाधीश बोला जाता है, ऐसा हम जानेंगे इसके अंदर। अब बात आती है कि कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, तो ये हमने इसके अंदर क्वालिफिकेशन बता रखी हैं, उनकी न्यायाधीश की नियुक्ति की क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी। तो क्वालिफिकेशंस के बारे में हमने सबसेक्शन 3 के अंदर इसके अंदर डिफाइन किया है और उसमें हमने बताया है कि कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में या फिर जुडिशियल पोस्ट पर कम से कम 7 वर्ष तक पद पर काम कर चुका है, या फिर अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष तक वो रहा है एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक कोर्ट में भी उसने काम किया है, तो उसको हम फैमिली कोर्ट का जज बना सकते हैं। तीसरा, ऐसी और भी वो क्वालिफिकेशन रखता है जिनके संबंध में केंद्रीय सरकार CJI से यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करके रूल बनाए, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन और बताई जाए वो सारी क्वालिफिकेशन भी आप रखते हैं, तो आप फैमिली कोर्ट के जज बन सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें एक चीज़ और मिलेगी, हमने सेक्शन 4 में ही एक प्रोविजन किया है कि जितने भी न्यायाधीश हम नियुक्त करेंगे वहाँ हम प्राथमिकता महिलाओं को देंगे। महिला न्यायाधीश को हम अपॉइंट करने की बात करेंगे, क्योंकि महिलाएं फैमिली के मैटर्स को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, इसलिए हमने उनको प्राथमिकता दी है। ऐसा होगा नहीं कि हम महिलाओं को ही अपॉइंट करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन प्राथमिकता दी जाइए। 2 लोग उपस्थित हैं, एक महिला है एक पुरुष है, तो दोनों में से हम पहले प्राथमिकता महिला को देंगे। महिला नहीं है तो फिर हम जेंट्स या मेल जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा हमें इसके अंदर रूल मिलेगा। दूसरा, कुटुंब न्यायालय का जब आप जज बनेंगे तो कितने समय तक ले रह सकते हैं, तो मात्र 62 ईयर्स तक आपकी जब तक एज होती है तब तक आप इस पोस्ट पर रह सकते हैं, ऐसा हमें इसके अंदर मिलेगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 में बताता है समाज कल्याण अभिकरणों आदि का संयोजन, यानी कि फैमिली कोर्ट के मदद करने के लिए हम कुछ कल्याण संस्थाओं की भी बात करते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी संस्थाओं को भी अपॉइंट करेंगे। वो अपॉइंट कैसे करेंगे, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुंब न्यायालय के संयोजन के लिए समाज कल्याण अभिकरणों आदि का उपबंध कर सकेगी। वो कौन कौन से हो सकते हैं, समाज कल्याण की अभिवृद्धि में लगी हुई संस्थाएं हो सकती हैं, संगठन हो सकते हैं और उनके प्रतिनिधि हो सकते हैं। दूसरा, कुटुंब न्यायालय कल्याण की अभिवृद्धि में वैयक्तिक तौर पर लगे हुए व्यक्ति हो सकते हैं। तीसरा, समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति भी इसके अंदर हो सकते हैं। और चौथा, ऐसे कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं या ऐसे कोई संस्था भी हो सकती है जो कुटुंब न्यायालय उनके संयोजन से और अच्छी तरीके से काम कर सके, उनको भी हम इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उनके लिए रख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 6, लास्ट सेक्शन है चैप्टर नंबर 2 की, और जो हमें बताती है कुटुंब न्यायालय के परामर्शदाता अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कुटुंब न्यायालय के सेक्शन 6 में हमने इस एक्ट में बताया है कि कुटुंब न्यायालय में कार्य करने के लिए, परामर्श करने के लिए परामर्शदाताओं की, अधिकारियों की और अन्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेंगे, क्योंकि हमने एक फैमिली कोर्ट बनाया तो उसके लिए कार्य करने के लिए स्टाफ चाहिए। हमने काउंसलिंग की व्यवस्था की, इसके अंदर उनको दे सकते हैं काउंसलिंग के लिए, तो काउंसलिंग करने वाले, परामर्श देने वाले लोग भी चाहिए। वो सारे लोगों को हम अपॉइंट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। वो अपॉइंट कौन करेगा, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श करके कुटुंब न्यायालय की सहायता के लिए, परामर्श के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा। नेक्स्ट सेक्शन
7 से हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है और चैप्टर नंबर 3 हमें बताता है जुरिडिक्शन के बारे में। फैमिली कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या होगा उसके बारे में सेक्शन 7 और सेक्शन 8 दो सेक्शन हमें इसके अंदर मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो आइए हम सेक्शन 7 को जानते हैं। सेक्शन 7 हमें बेसिक जुरिडिक्शन बताता है। सबसे पहले इसके अंदर बताया गया है तो जुरिडिक्शन हमने फैमिली कोर्ट को दे रखा है। फैमिली कोर्ट को जुरिडिक्शन है कि किसी विवाह के पक्षकारों के बीच विवाह को यथास्थिति अकृत शून्य घोषित कराने के लिए या बातिल कराने के लिए या विवाह की अकृतता दाम्पत्य अधिकार इन संबंध में जो भी डिग्री आपको प्राप्त करनी है, जो सारे बेसिक मामले इस संबंध में आते हैं उन बाबतों का निपटारा करने की इसके पास पावर रहेगी। दूसरा, किसी विवाह की विधिमानता के बारे में या उसकी वैवाहिक स्थिति के बारे में प्रायस्थिति के बारे में घोषणा के लिए कोई दावा आप लगाना चाहते हैं या उसके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहते हैं वो उसकी पात्रता आपको यहाँ रहेगी। तीसरा आपको मिलता है C नंबर, किसी विवाह के पक्षकारों के बीच की या उनमें से किसी की संपत्ति का विवाद है कोई या उसके संबंध में कोई कार्रवाई है तो आप फैमिली कोर्ट में कर सकते हैं। चौथा आपको मिलता है D नंबर, किसी वैवाहिक संबंध में उत्पन्न परिस्थितियों के में से किसी के आदेश या व्यादेश के लिए वाद या कार्रवाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के धर्मजत्व के बारे में किसी घोषणा के लिए वाद या कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, भरण पोषण के कोई वाद हैं उनके संबंध में आप कार्रवाई फैमिली कोर्ट में कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की संरक्षकता आपको लेनी है यानी कि आपको गार्जियनशिप लेना है, किसी अवयस्क की अभिरक्षा आपको लेना है, कस्टडी लेना है तो आप उसके संबंध में आवेदन कार्रवाई फैमिली कोर्ट में कर सकते हैं। ऐसा बेसिक रूल हमें मिलता है। लेकिन हमें इसके अंदर ये हमने मैटर तो बता दिए, टॉपिक बता दिए, लेकिन इसके अंदर जो बेसिक जुरिडिक्शन रहेगा कुटुम्ब न्यायालय को वो किसका रहेगा? तो कुटुम्ब न्यायालय सिविल कोर्ट या जिला न्यायालय जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है उसकी पावर या फिर उसके अधीनस्थ कोई सिविल कोर्ट है उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा। उन सारी शक्तियों का प्रयोग करके ये सारे मैटर को सुनेगा। ऐसा हमें इसके अंदर मिलेगा। दूसरा, उसको इन सभी कार्यों को करने के लिए CRPC के चैप्टर नंबर 9 जो है उसकी शक्तियाँ भी होंगी। यानी कि जब वो चैप्टर नंबर 9 यानी कि मेंटेनेंस की बात करेगा, मेंटेनेंस का कार्य कर रहा होगा तो वो चैप्टर नंबर 9 के अकॉर्डिंग जो भी प्रोसीजर होता है एक मजिस्ट्रेट के पास वो सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ऐसा भी हमें इसके अंदर मिलेगा। आइए इसके आगे हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 हमें बताता है अधिकारिता का अपवर्जन और लंबित कार्रवाइयों का बारे में इसके अंदर प्रोविजन हमें मिलेगा। और ये हमें बताता है कि बेसिकली इसके अंदर हमें सेक्शन 8 में कुटुम्ब न्यायालय को दी जाने वाली अधिकारिता दी गई है। कुटुम्ब न्यायालय की जो भी अधिकारिता दी गई है उसे का उपयोग न्यायालय उपयोग नहीं कर सकता है। यानी कि सिंपल सी बात बोली गई सेक्शन 8 के अंदर, कुटुम्ब न्यायालय को जो भी हमने जुरिडिक्शन इस सेक्शन में दे रखा है सेक्शन नंबर 7 में, उस जुरिडिक्शन को कोई और कोर्ट यूज नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरा, चैप्टर नंबर 9 के अकॉर्डिंग CRPC का चैप्टर नंबर 9 है उसके अकॉर्डिंग जो कार्रवाइयाँ मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती हैं, ऐसा हमने सेक्शन 125 CRPC के अंदर बताया है, वो सारी शक्तियाँ यदि किसी जगह फैमिली कोर्ट है तो फैमिली कोर्ट यूज़ करेगा, ना कि वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। ऐसा हमें इसके अंदर सब सेक्शन 8 का B नंबर क्लॉज बताएगा। और C नंबर क्लॉज बताता है कि इस एक्ट के लागू होने के पहले यदि कोई कार्रवाइयाँ जो हमने सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में बताई थी वो सारी कार्रवाइयाँ यदि पहले से चल रही हैं तो वो कार्रवाइयाँ जैसे ही ये कुटुम्ब न्यायालय स्थापित होगा किसी भी जगह या एस्टेब्लिश होगा कुटुम्ब न्यायालय, वो सारी कार्रवाइयाँ ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगी किसके पास? कुटुम्ब न्यायालय के पास। ऐसी तारीख को जिस दिन वो एस्टेब्लिशमेंट हो जाए उस दिन वो सारी कार्रवाई ट्रांसफ़र होकर उसके पास पहुंच जाएंगी। ऐसा सेक्शन हमें 8 बताता है। इसके बाद सेक्शन 9 से हम नया चैप्टर देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 हमें प्रोसीजर के बारे में बताता है। जो सेक्शन 9 से लेकर 18 तक इसके अंदर प्रोविजन मिलेंगे। तो आइए हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सेक्शन 9 हमें बताता है समझौता कराने का प्रयत्न करने का कुटुम्ब न्यायालय का कर्तव्य बनाया। सबसे पहले हमने फैमिली कोर्ट जो है उसकी ड्यूटी बनाई कि वो जो भी मामले उसके सामने आएंगे उसमें सर्वप्रथम कर्तव्य उसका होगा कि मामलों को पक्षकारों के बीच समझौता कराया जा सके। और समझौता कराने के लिए उधर लगता है कि मामले की किसी भी प्रक्रम पर उसे लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि समझौता हो सकता है मामले के अंदर, तो उस दशा में मामले की कार्रवाइयों को स्थगित कर देगा, रोक देगा पर्टिकुलर समय के लिए, जब तक कि समझौता हो सकता है तब तक के लिए। ऐसा बेसिक रूल हमें इसके अंदर मिलता है। लेकिन समझौता करने के लिए सबसेक्शन 2 में जो हमने इसके अंदर कार्रवाई बताई कि स्थगित कर देगा, उस कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि उसकी और शक्तियाँ
समाप्त हो जाएंगी, वो सारी शक्तियाँ उसकी बनी रहेंगी। सेक्शन 10 हमें बताता है साधारण प्रक्रिया के बारे में। इसके अंदर हमें मिलेगा कुटुंब न्यायालय सिविल न्यायालय समझा जाएगा, बेसिकली ये रूल हमें इसके अंदर याद रखना चाहिए। दूसरा, सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 9 के अधीन जब भी कुटुंब न्यायालय कार्रवाई करेगा तो उस अधिनियम के अधीन रहते हुए न्यायालय को लागू होंगी सारी शक्तियाँ। इस अधिनियम के अधीन रहते हुए सारी शक्तियों को सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 9 में जो प्रोसीजर अपनाता है वो सारी कार्रवाइयाँ यहाँ पे भी कर सकता है, ऐसा हमें बेसिक रूल मिलता है इसके अंदर। चलिए, इसके अलावा हम बात करें सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 में कार्रवाइयाँ का बंद कमरे में किया जाना। तो जो भी कार्रवाइयाँ हैं इसके संबंध में 2 रूल आपको सेक्शन 11 में मिलेंगे। कुटुंब न्यायालय स्वप्रेरणा से चाहता है कि मामले ऐसा है उनका कार्रवाइयाँ बंद कमरे में यानी कैमरा ट्रायल की जाए, कोई नॉर्मल व्यक्ति वहाँ पर ना उपस्थित हो, ऐसा हमने चाहते हैं। तो कुटुंब न्यायालय स्वयं अपनी स्वप्रेरणा पर भी बंद कमरे में कार्रवाई करने की ऑर्डर दे सकता है, उसकी मर्जी है यहाँ पे दे सकता है। लेकिन दोनों पक्षकार, दूसरा रूल मिलता है, दोनों पक्षकार यदि उसके संबंध में एप्लीकेशन करते हैं तो फिर उसे बंद कमरे में कार्रवाई करना ही पड़ेगी, ऐसा बेसिक रूल हमें सेक्शन 11 में मिलता है। सेक्शन 12 हम इसके आगे की बात करता है चिकित्सा और कल्याण विशेषज्ञों की सहायता करना। तो सेक्शन 12 में हमने फैमिली कोर्ट को एक पावर दे रखी है कि फैमिली कोर्ट की सहायता के लिए जब भी उसे किसी मामले में किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत है, कोई कल्याण विशेषज्ञ की ज़रूरत है, चिकित्सक की ज़रूरत है, तो उन सभी लोगों की विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा, ऐसा सेक्शन 12 में बताता है। इसके आगे बताता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 में हमें बेसिक रूल मिलता है, वो बताता है विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 13, आपको सेक्शन वाइज याद रखना चाहिए और एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये बताती क्या है, फैमिली कोर्ट के अंदर किसी भी पक्षकार को अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं अपने मामले में स्वयं पैरवी कर सकते हैं, स्वयं कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा वहाँ रूल मिलता है हमें। लेकिन यदि कोई पक्षकार ऐसा है जो सक्षम नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो मामले में फैमिली कोर्ट से परमिशन ले सकता है और उसकी ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित हो सकता है, ऐसी परमिशन दी जा सकती है। फैमिली कोर्ट में जब भी कोई कार्रवाई स्टार्ट होती है, आप एडवोकेट के रूप में उपस्थित होते हैं, तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन लगाई जाती है सेक्शन 13 की एप्लीकेशन लगाकर परमिशन दी जाती है कि मैं इस पक्षकार की ओर से इस मामले में पैरवी करना चाहता हूँ, तो वाद मित्र के रूप में आपको वहाँ से परमिशन मिल जाती है। इसके अलावा सेक्शन 14 हमें बताता है, सेक्शन 14 नेक्स्ट सेक्शन जो बताता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का लागू होना। कैसे लागू होना, इसके अंदर बता रखा है यदि कुटुंब न्यायालय को परिस्थितियों के आधार पर कुटुंब न्यायालय में जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए गए, जो भी दस्तावेज पेश किए गए, कथन पेश किए गए, रिपोर्ट पेश की गई, आदि और भी चीज़ें पेश की गई, उसके आधार पर उसे लगता है कि उसे साक्ष्य में ग्राह्य करने से मामला बहुत आसानी से निपट सकता है, तो भले ही इंडियन एविडेंस एक्ट में उन पर्टिकुलर फैक्टों को, उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटों को ग्राह्य ना बनाया हो, एडमिसेबल ना बनाया हो, सुसंगत ना घोषित किया गया हो, तब भी उन डॉक्यूमेंट के अपने एविडेंस में रिकॉर्ड में ले सकता है और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कर सकता है, ऐसा हमने इसके अंदर बेसिक रूल बताया। सेक्शन 15 हमें इसके आगे की बात करता है। सेक्शन 15 बताता है मौखिक साक्ष्य का अभिलेखन, यानी कि जो भी ओरल एविडेंस कोर्ट फैमिली कोर्ट के अंदर दी जाएगी वो सारी एविडेंस के लिए आवश्यक नहीं है कि साक्षी जैसे जैसे बोलता जाए उस तरीके से लिखी जाए। अभिलेखन विस्तार पूर्वक नहीं लिखा जाएगा, ऐसा बेसिक रूल है। दूसरा, जो अभिलेख किया जाएगा उसके एविडेंस को जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा सारांश के रूप में। तीसरा, हमें इसके अंदर मिलता है साक्षी और जो भी न्यायाधीश है वो दोनों के सिग्नेचर उस एविडेंस पर किए जाएंगे। जब एविडेंस हो जाएगी, रिकॉर्ड कर ली जाएगी, उस पर सिग्नेचर कराए जाएंगे और जो साक्षी का जो अभिलेखन है वो अभिलेख का भाग माना जाएगा, कोर्ट के रिकॉर्ड माना जाएगा, डॉक्यूमेंट माना जाएगा। सेक्शन 16 इसके आगे हमें प्रोविजन करता है। सेक्शन 16 हमें बताता है कि शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य, कोई व्यक्ति शपथ पत्र पर भी साक्ष्य देना चाहता है तो औपचारिक रूप से साक्ष्य दे सकता है शपथ पत्र पेश करके। लेकिन कोर्ट को यदि लगता है या शपथ पत्र पेश करने वाले व्यक्ति को कभी उसको लगता है कि इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए, सामने वाला पक्षकार चाहता है, तो उसको समन देकर उस व्यक्ति को बुलाया सकता है, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकती है। ऐसा रूल हमें सेक्शन 16 में मिलता है। सेक्शन 17 हमें इसके आगे की बात करता है। सेक्शन 17 निर्णय की बात करता है, जजमेंट की बात करता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपने पूरी एविडेंस भी ले ली, सारी चीज़ कर ली, उसके बाद आपको जजमेंट करना होता है। जजमेंट में बेसिकली हमने 4 पॉइंट इसके अंदर दे रखे हैं। 4 चीज़ें यदि आपके जजमेंट में हैं, फैमिली कोर्ट के जजमेंट में, तो वो जजमेंट बिल्कुल सही माना जाएगा। सबसे पहले चीज़ आएगा मामले का संक्षिप्त कथन आएगा, क्या मामला है। अवधारणीय प्रश्न आएंगे, किन प्रश्नों का हमें अवधारण करना है, डिसाइड करना है, इशू बनाना पड़ेंगे आपको। तीसरा, प्रश्नों का विनिश्चय आपको करना पड़ेगा, किस तरीके से हम इनको डिसाइड करते हैं, और विनिश्चय के कारण भी आपको लिखना पड़ेंगे। ये 4 चीज़ें फैमिली कोर्ट के जजमेंट में होना आवश्यक है। नेक्स्ट, सेक्शन 18 लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर की,
और जो हमें बताती है डिक्रियों और आदेशों के निष्पादन के बारे में। तो यानी कुटुंब न्यायालय की जो भी डिक्री होंगी, जो भी आदेश होंगे, सिविल न्यायालय की डिक्री और आदेश समझे जाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरा, कुटुंब न्यायालय की डिक्री और आदेशों का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अकॉर्डिंग निष्पादन कराया जा सकता है, एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है। उसके संबंध में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की बात की जाए तो ऑर्डर 21 है सिविल प्रोसीजर का, उसमें पूरा प्रोसीजर बता रखा है किसी भी डिक्री का आप एग्जीक्यूशन कैसे कराएंगे। सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 9 के अकॉर्डिंग जब कार्रवाई की जाती है तो उसका जजमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे कराया जाए, तो जो भी प्रोसीजर उसके एक्ट के अंदर बता रखा है, सीआरपीसी में बता रखा है, उसी प्रोसीजर को फैमिली कोर्ट अपनाएगा, ऐसा भी हमें रूल मिलता है। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें इसके अंदर मिलती है कि फैमिली कोर्ट की जो भी जजमेंट है, डिक्री है, उसका एग्जीक्यूशन कौन करा सकता है। तो या तो फैमिली कोर्ट स्वयं कर सकता है उसका एग्जीक्यूशन, या कोई अन्य सिविल कोर्ट भी उसकी डिक्री और आदेश का निष्पादन करा सकता है या कर सकता है। ऐसा बेसिक रूल हमें 18 में मिलता है। इसके बाद सेक्शन 19 से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 अपील एंड रिवीजन के बारे में, जो सेक्शन 19 में हमें पूरे प्रोविजन देता है। तो आइए हम जानते हैं अपील्स के बारे में। फैमिली कोर्ट जो भी जजमेंट पास करता है उसकी अपील कहाँ होगी, कितने समय के अंदर होगी, कौन करेगा, कैसे होगी, उसके बारे में। तो बेसिक रूल हमें बताता है कि अपील जो न्यायालय होगा, हाई कोर्ट में अपील होगी प्रत्येक फैमिली कोर्ट के जजमेंट की। दूसरा, अपील की जो समय सीमा है 30 डेज है, 30 दिन के अंदर होगी। और अपील का जो सुनवाई करेगा वो सुनवाई कौन करेगा, तो अपील की सुनवाई हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक न्यायाधीशों से बनी बेंच के द्वारा की जाएगी, यानी कि न्यायपीठ द्वारा की जाएगी। ऐसा बेसिक रूल हमें इसके अंदर मिलेगा। लेकिन कुछ मामलों में अपील नहीं होगी। वो कौन कौन से मामले हैं जिनमें अपील नहीं होगी, कौन कौन से जजमेंट है, कौन सी डिक्रियाँ हैं, उनके बारे में भी हमें इसके अंदर प्रोविजन मिलता है सेक्शन 19 में। तो सबसे पहला, जो भी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर हैं उनकी अपील नहीं होगी। दूसरा, सहमति से पारित किए गए जजमेंट हैं उनमें अपील नहीं होगी। और तीसरा, सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 9 के अकॉर्डिंग जो जजमेंट पास किया जाता है उसकी अपील नहीं होगी। ऐसा रूल हमें इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट, पुनरीक्षण न्यायालय, यानी कि पुनरीक्षण के जो कार्रवाई किस तरीके से की जाए, रिवीजन के बारे में अब हम जानते हैं। तो रिवीजन हमेशा ही हाई कोर्ट करेगा, या तो स्वप्रेरणा पे कर सकता है, यानी कि अपनी मर्जी पे कर सकता है, या फिर किसी पक्षकार के आवेदन पर कर सकता है। अब रिवीजन किस आधार पर की जाएगी, तो इसमें आधार बता रखे हैं कि कोई भी जजमेंट में, कोई भी कार्रवाई में तथ्यता की जांच करना, वैधता की जांच करना, औचित्य की जांच करना, इसके संबंध में रिवीजन की जा सकती है। और दूसरा, नियमितता की जांच करने के संबंध में वो जांच कर सकता है कि ये जो कार्रवाई फैमिली कोर्ट कर रहा है क्या नियमित रूप से कर रहा है कि नहीं कर रहा, सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी जांच करने के लिए वो रिवीजन कर सकता है। ऐसी पावर हमने हाई कोर्ट को दे रखी है। ऐसा हमें रूल मिलता है सेक्शन 19 में। इसके बाद हमारा इस एक्ट का लास्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 6, जो हमें बताता है मिसलिनियस के बारे में। सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 23 तक इसके अंदर प्रोविजन मिलते हैं। सबसे पहला सेक्शन 20 हमें बताता है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा। अध्यारोही प्रभाव का मतलब होता है इस एक्ट के अलावा किसी भी अन्य एक्ट में कुछ भी लिखा हो, इस एक्ट के नियम अपने आप प्रभावी होंगे, अपने सबके ऊपर लागू होंगे। ऐसा बेसिक रूल हमें सेक्शन 20 में मिलेगा। 21 से हमें रूल बनाने की पावर मिलेगी। सबसे पहले 21 में नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति मिलेगी। हाई कोर्ट राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम को क्रियान्वयन करने के लिए रूल बना सकता है जो भी आवश्यक समझे। उसके बाद सेक्शन 22 में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल बनाने की पावर मिलेगी। और केंद्र सरकार की जो पावर है, केंद्र सरकार जो रूल बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने की पावर हमने सेक्शन 22 में जो दे रखी है वो रूल बनाएगी। और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि CJI से सहमति करके सेक्शन 4 की सबसेक्शन 3 के C नंबर क्लॉज में हमने देखा था न्यायाधीशों की फैमिली कोर्ट के जजेस हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में हमने बताया था कि केंद्र सरकार CJI से परामर्श करके कुछ और शर्तें भी बता सकती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन उनके पास होना चाहिए, वो फैमिली कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो वो क्वालिफिकेशन वो तय करेगी और जैसे ही वो रूल बना लिए जाएंगे वो रूल संसद के सामने 30 दिन के लिए रखे जाएंगे और संसद उसको 30 दिन के अंदर पास करेगी। और संसद 30 दिन के अंदर यदि उसे पास कर देती है तो वो रूल इफेक्टेड हो जाएंगे और लॉ का हिस्सा माने जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर सेक्शन 23 हमें इसके आगे की बात करता है और सेक्शन 23 में हमें रूल बनाने की पावर मिलती है स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट इस अधिनियम को कार्यान्वयन करने के लिए परामर्श सही तरीके से लागू करने के लिए नियम बना सकती है। और नियम बनाने की जो पावर हमने इसमें दे रखी है वो उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाएगी। और वो सारे रूल बनाने के बाद किसके सामने, राज्य के विधानमंडल के सामने रखे जाएंगे और राज्य का विधानमंडल से पास कर देता है वो रूल इफेक्टेड हो जाएंगे। ऐसा बेसिक रूल हमें इसके अंदर मिलता है। तो हमारा ये
छोटा सा सब्जेक्ट फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 कंप्लीट होता है यहाँ पर। मैंने प्रयास किया है कि इस एक्ट को मैंने आपको बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास किया है, जो एग्ज़ाम पर्पज़ से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस वीडियो को बहुत तसल्लीपूर्वक देखा, समझा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल पर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो आपको आसानी से मिल सके। तीसरे और इसके आगे हम बात करें, आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल का नाम है, वहाँ पर जो पेज है उसका नाम है लॉ स्कोप, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको लेटेस्ट बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या मेरा जो नंबर दे रखा है इस पर आप व्हाट्सअप करके मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।